नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 28वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मूल अधिकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, पूरा सिलेबस को तो हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों का ना जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है ना, उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को पढ़ाते हुए चलूँगा, ताकि आप लोगों का मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों का ना जो तैयारी है वो हो पाए अच्छे से। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और ना आज का ये जो रहने वाला है ना मूल अधिकार, वो पहले आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा दूंगा, और उसके बाद ना आप लोगों का फिर इसी टॉपिक पर एमसीक्यू सीरीज भी करा दूंगा, लगभग 25 से 30 प्रश्न। ठीक है, ताकि आप लोगों का अच्छे से तैयारी हो जाए। और आप लोगों को ना समझने पर जोर देना, और सारी चीज़ों को आप लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, और अगर आप लोग अपना सिलेबस को देखोगे ना, तो मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ वो देखो 7वां इकाई को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार को आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा तो उसमें आप लोगों को ना इसका कर्तव्य के बारे में भी बताऊंगा। मतलब भारतीय संविधान में हमको मूल अधिकार प्राप्त है ना, उसके अलावा मौलिक कर्तव्य भी प्राप्त है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आज की क्लास में मूल अधिकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि कितना है, कौन कौन सा है, कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, इन तमाम चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। और मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को ना इन 10 दिनों में इकाई 8 को पढ़ाऊंगा, इकाई 9 को भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूंगा आप लोगों का। ठीक है, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाए। तो चलिए, ज़्यादा देर आप लोगों को नहीं करना, ध्यानपूर्वक ना जो जो चीज़ मैं आप लोगों को ना नोट करने के लिए बोलूँगा, उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ताकि आप लोगों का जो तैयारी है वो भी अच्छे तरीके से हो पाए। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हैं, सीधा सीधा सबसे पहले आप लोगों का टॉपिक को देख लो, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा शुरुआत से। ठीक है, और आप लोग अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा जी, ताकि आप लोगों के एग्जाम तक के ना जितना भी ना क्लास लेकर आऊँ तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा फर्स्ट लाइन को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान में उल्लेखित अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि। तो किस लिए कहा जाता है इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट को पढ़िए, यह संविधान में उल्लेखित है। तो मूल अधिकार क्या है, संविधान में उल्लेखित है। दूसरा को पढ़िए, यह संविधान में मूल अधिकार के अध्ययन में लिखा गया है। तो ये जो मूल अधिकार है ना, वो संविधान के मूल अधिकार के अध्ययन में लिखा गया है। थर्ड को पढ़िए, यह न्यायपालिका द्वारा संरक्षित है। तो जो न्यायपालिका है ना, उसके द्वारा संरक्षित होता है। मतलब ना, अगर मान के चलो आपके जो अधिकार है, मूल अधिकार है, उसका अगर कि आप लोगों को लगता है कि वो हनन हो रहे हैं, तो आप लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जो कोर्ट है ना उस पे जा सकते हो, अपना हाई कोर्ट चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, वहां जा करके ना अपना जो मूल अधिकार के हनन के विरुद्ध आप लोग अपील कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, इस अधिकार के विरुद्ध संसद कानून नहीं बना सकती। मतलब आप लोगों को जो 6 अलग अलग मूल अधिकार प्राप्त है ना, तो उसके विरुद्ध जो है ना वो संसद कानून किसी भी प्रकार से नहीं बना सकता। और ये जो मूल अधिकार है ना, वो भाग 3 में ना लिखित है। उसके अलावा देखो नेक्स्ट को पढ़िए, संख्या 6, मतलब मूल अधिकार की संख्या कितना है, 6 है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। तो सबसे पहले बता दो, जब ना हम लोगों का संविधान बना उस वक्त हम लोगों को, मतलब जितने भी भारत के नागरिक है, उन सभी लोगों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त था। लेकिन एक जो मौलिक अधिकार है ना, जिसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता है ना, तो इसे हटा दिया गया था। ठीक है, तो अभी ना वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, इसी में उसका डिटेल दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जनता सरकार द्वारा 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, और इसे अनुच्छेद 300 का में एक विधिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। तो आप लोगों को जो चीज़ नोट करना है वो ये नोट करके रखना है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया था, 7वां जो मौलिक अधिकार था ना, जिसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता था, तो इसे हटा दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिकार को हटा दिएगा। मतलब वर्तमान में ना 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 मौलिक अधिकार था, तो किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। या इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तो आप लोगों को याद रखना है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ना 7वें जो मौलिक अधिकार है संपत्ति के अधिकार, तो उसको हटा दिया गया। अब वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ। चलिए, उसके बाद ना अनुच्छेद 12 में क्या है इसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 12
12 राज्य की परिभाषा, मतलब ना भारत में जितने भी अलग अलग राज्य हैं ना तो उसके ना परिभाषा दिया गया है। ध्यान से पढ़िए। अनुच्छेद 12 में राज्य का वर्णन किया गया है। राज्य के अंतर्गत पहला संसद, दूसरा राज्य विधानमंडल, तीसरा संघीय कार्यपालिका, चौथा राज्य कार्यपालिका, पांचवा भारत के समस्त स्थानीय प्राधिकारी, छठा भारत शासन द्वारा नियंत्रणाधीन समस्त स्थानिक प्राधिकरण। नेक्स्ट को पढ़िए। मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था के रूप में काम कर रही हो वह भी राज्य के अर्थ में आएगा। तो आप लोगों को बता दूं, इसमें ना खास तौर से ये बोला है कि अनुच्छेद 226 के अनुसार ना मान के चलो अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हुआ है, तब आप लोग ना जो उच्च न्यायालय है मतलब जो राज्य का जो न्यायालय है ना वहाँ जा कर के आप अपना अपील कर सकते हो। उसके अलावा अनुच्छेद 32 के तहत ना उच्चतम न्यायालय ना जा सकते हो, मतलब लगता है कि आपका समानता का अधिकार हो, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे वो अलग अलग अधिकार है ना, तो उसका अगर हनन होता है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा कर के अपील कर सकते हो। ठीक है, तो ये किस में दिया गया? अनुच्छेद 32 में दिया है। अनुच्छेद 13 में क्या है, इसको पढ़ लो। अन्य विधियों से मूल अधिकार की सुरक्षा। तो अन्य अलग अलग जो कानून है, जो विधि है, उससे ना मूल अधिकार की सुरक्षा दिया गया है अनुच्छेद 13 में। चलिए डिटेल से थोड़ा पढ़ते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को ना सबसे ज़्यादा जो पढ़ना है ना वो 6 जो मौलिक अधिकार है ना उसके बारे में ज़्यादा से डिटेल पढ़ना है। चलिए सबसे पहला ए, समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वालिटी एक्ट 14 से 18। तो समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 जो अनुच्छेद है ना वहाँ तक की वर्णन किया गया है। तो ध्यान से पढ़ना है, जो जो चीज़ नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को नोट करिएगा। ठीक है, आप लोगों को नॉर्मल नहीं लेना है। थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा तो जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। चलिए सबसे फर्स्ट में देखो क्या बोला है। फर्स्ट में विधि के समक्ष समानता, मतलब जो विधि है कानून है ना उसके समक्ष जो नागरिक है ना वो सारे के सारे एक समान है, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बोला है। तो ध्यान से फर्स्ट को पढ़िए। यह अवधारणा ब्रिटेन के अलिखित संविधान से प्राप्त है। तो विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के समक्ष ना समान है सभी नागरिक। तो ये कहाँ से लिया गया है? वो ब्रिटेन के अलिखित संविधान से लिया गया है, तो याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट को पढ़िए। यह एक वैधानिक अधिकार है, यह भारत के नागरिकों व विदेशी व्यक्ति दोनों के लिए है। मतलब ये कि कानून के समक्ष जो समानता है ना वो चाहे हमारे ना देश भारत में है ना, उसमें भारत से मतलब भारत से बाहर जो फॉरेन आते हैं ना, फॉरेन कंट्री से जो लोग होते हैं वो आते हैं ना, तो अगर उनके लगता है ना कि उनको किसी भी प्रकार से व्यवधान आए हैं तो वो किसी कानून के समक्ष जा करके क्या कर सकते हैं, अपना जो बात है, जो रिपोर्ट है वो कर सकते हैं। तो कानून के समक्ष जो भारत के नागरिक है वो और बाहर के जो है वो दोनों के दोनों समान रूप से उसको एक दृष्टि से देखा जाएगा, ये बोला गया है। नेक्स्ट को पढ़िए। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत समानता का अधिकार में निहित है। नेक्स्ट, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कानून द्वारा जो स्थापित है ना वो प्रक्रिया कौन कौन सा है? पहला न्यायिक पुनरावलोकन, दूसरा संविधान की सर्वोच्चता, तीसरा न्यायपालिका की प्रदत्त विशेष शक्तियां संबंधित है। तो न्यायपालिका जो अलग अलग शक्तियां दिया जाती है ना तो वो भी इससे क्या है, संबंधित है। चलिए दूसरा को पढ़ते हैं इसी के अंतर्गत। दूसरा को पढ़िए। विधियों का समान संरक्षण। तो विधि मतलब कानून के समान इसको भी संरक्षण प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है? पढ़िए। इस पद की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। तो विधि के समान जो संरक्षण उसे कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। इसमें समानता एवं न्यायसर्गिक न्याय की अवधारणा उपस्थित है। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। खास तौर से आप लोगों को ये याद रखना है कि अनुच्छेद 14 में क्या है। अनुच्छेद 14 में एक शब्द में आप लोगों को ये याद रखना है कि विधि के समान संरक्षण मतलब कानून के समक्ष जितने भी नागरिक है वो समान है, ये 14 में बोला है। केवल एक वर्ड आप लोगों को याद रखना है, विधि के समान क्या है? संरक्षण। उसके बाद अनुच्छेद 15 में क्या है, ये पढ़िए। केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग या स्थान, जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। एक शब्द में ये जान लो, अनुच्छेद 15 में ये बोला गया है कि धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर ना किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बोला गया है इसमें। तो अनुच्छेद 15 में भेदभाव के विरुद्ध क्या है? प्रतिषेध है। ठीक है, मतलब भेदभाव के विरुद्ध अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 15 में, ये याद रखना है। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। मतलब ना लोक नियोजन कहने का मतलब यह है कि जितने भी सरकारी जॉब आएगा, नौकरियां आएगा ना, तो उन सारे जॉब या नौकरियों में क्या किया जाएगा? सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा, किसी को उच्च या किसी को नीच नहीं देखा जाएगा। ठीक है, सभी को समान अवसर प्रदान
प्रदान किया जाएगा, ये बोला गया है अनुच्छेद 16 में। शॉर्ट में आप लोगों को याद रखना है इन सारी चीज़ों को। चलिए उसके अलावा देखो 16(4) में क्या बोला गया है, इसके तहत सरकार द्वारा ST SC OBC व महिला वर्ग को आरक्षण का प्रावधान है। तो देखो 16 का चौथा में क्या बोला गया है कि ST SC OBC अलग अलग जो वर्ग है ना उसको भी बांटा गया है और उसको भी अलग अलग कैटेगरी में क्या किया गया है, रखा गया और आरक्षण प्राप्त है। तो 16 का क्या है, अनुच्छेद 16 का चौथा में ये दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को केवल जो अनुच्छेद है ना उसको याद रखते हुए चलना है। अनुच्छेद 17 में क्या है, इसको पढ़ लो, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत जो होता है ना तो उसकी अंत करने की बात कही गई है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में क्या बोला है, उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधि का अंत है, ये याद रखना है। चलिए अब आप लोगों को ना एक लाइन से ना अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक की शॉर्ट में रिवीजन करते ही चलना है। कैसे याद रखोगे, सबसे पहले अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है, मतलब कानून के समक्ष ना सभी जो व्यक्ति है वो समान है, ये 14 में है। उसके बाद 15 में क्या है, तो 15 में किसी भी प्रकार से धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, 15 में है। 16 में क्या है, लोक नियोजन के अवसर, मतलब सरकारी जितने भी ना जॉब वगैरह उसमें समान अवसर की बात किया गया है, 16 में। 17 में क्या बोला गया, 17 में अस्पृश्यता का अंत है, मतलब छुआछूत नहीं किया जा सकता। 18वां में क्या है, उपाधि का अंत है। तो ऐसे शॉर्ट में आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा जो अधिकार है हम लोगों का उसके बारे में जानते हैं। दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। टोटल 6 हम लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। सबसे पहले समानता का अधिकार, दूसरा जो होगा वो स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या है, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना वो 19 से लेकर के 22 तक की जो अनुच्छेद है उसमें वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या है ये पढ़ो, सबसे पहला स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखो अनुच्छेद 19(1) का में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वाक एवं अभिव्यक्ति कहने का मतलब यह है कि आपको ना बोलने की क्या दिया गया है, स्वतंत्रता दिया गया है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अपना अपना जो विचार है वो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो रख पाता है ना। आप लोगों ने देखा भी होगा सोशल मीडिया के माध्यम से हो तो किसके वजह से रख पाता है, तो ये जो है ना हमको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। स्वतंत्रता के अधिकार में जो अनुच्छेद 19(1) है ना, 1 का उसमें बोला गया वाक अभिव्यक्ति, मतलब बोलने का अधिकार हम लोगों को प्राप्त है, इसके वजह से बोल पाते हैं। दूसरा को पढ़िए अनुच्छेद 19(1) का खा। तो इसमें क्या बोला है, शस्त्र विहीन सम्मेलन, मतलब आप बिना किसी शस्त्र अस्त्र के आप लोग क्या कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, एक जगह मिलजुल करके जो भी सम्मेलन होता है ना जी, मीटिंग वगैरह, तो वो कर सकते हो। अनुच्छेद 19(ग) में क्या बोला गया है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो आप अलग अलग संघ बना सकते हो, इसकी स्वतंत्रता दिया गया है। उसके अलावा अनुच्छेद 19(घ) में क्या बोला गया है, आबाद संचरण की स्वतंत्रता, मतलब आप ना बिना किसी रोक टोक करके क्या कर सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो। ठीक है, तो इसका आप लोगों को क्या दिया गया, स्वतंत्रता दिया गया है। कहीं भी कहने का मतलब यह है कि उस सार्वजनिक स्थान पर घूम सकते हो जहां सभी लोग जा सकते हैं, किसी के भी घर में नहीं जाना है। ठीक है, मतलब किसी को ना आपके घूमने से प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो, तो ऐसे ना जो स्थान है वहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, जा सकते हो, घूम सकते हो। उसके अलावा अनुच्छेद 19(ड) में क्या दिया गया है, निवास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(च) में क्या दिया गया है, समाप्त संपत्ति अर्जन करने की क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। तो इसे समाप्त कर दिया गया, जो संपत्ति है अधिकार दिया गया है उसको। ठीक है, तो ध्यान से इसको पढ़िए, संपत्ति का अधिकार एवं वैधानिक अधिकार है, इसे साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। उसके अलावा अनुच्छेद 6 में क्या दिया गया है, 19 के व्यवसाय व्यापार की स्वतंत्रता, मतलब आप स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। चलिए उसके बाद 19(6) की ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट में जो दिया है उसको। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 19 के तहत आंदोलन करने की स्वतंत्रता नहीं प्रदान की गई है। क्या, तो अनुच्छेद 19 में क्या है, आंदोलन करने की स्वतंत्रता नहीं दिया गया है। नेक्स्ट को पढ़िए, ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 19 में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, किंतु इससे ध्वज फहराने का अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट को पढ़िए, निम्नलिखित आधार पर नागरिकों के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो किन किन आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, पहला भारत की संप्रभुता, दूसरा लोक व्यवस्था, तीसरा न्यायपालिका का अपमान। तो इन स्थिति पर ना लोगों के ने जो विचार अभिव्यक्ति, मतलब अपने आप जो बोलने की स्वतंत्रता दी गई है ना, तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन ना जो जीने की स्वतंत्रता है ना जी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो इस पर कभी भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए। नोट करके दिया है उसको पढ़िए, वांछनीय आलोचना के आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। चलिए उसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद को पढ़ते हैं, अनुच्छेद 20 को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए ध्यान से इसको भी पढ़िएगा, अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, मतलब आप लोगों ने सुना होगा ना कि जब तक आप लोगों
लोगों का किसी भी प्रकार के अपराध में दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को किसी भी प्रकार से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है। इसमें क्या आता है, इसको भी पढ़िए। दोहरे दंड से संरक्षण, भूतलक्षी कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, आत्म अभिशंसा से संरक्षण। तो इतने जो संरक्षण है ना वो अनुच्छेद 20 में दिया गया है। आप लोगों को एक वर्ड में याद रखना है, अनुच्छेद 20 में जो दिया गया है वो दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, बस इतना याद रखना है। चलिए अनुच्छेद 21 को ध्यान से पढ़ते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। अनुच्छेद 21 को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट को पढ़िए। इस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की भाव आधारित है। तो न्यायिक पुनरावलोकन भी किया जा सकता है अनुच्छेद 21 में। इसको पढ़िए। अनुच्छेद 21 के तहत निम्नलिखित अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले शयन का अधिकार, दूसरा निजात का अधिकार, तीसरा विदेश यात्रा करने का अधिकार। ये इसी के अनुसार अनुच्छेद 21 कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों की कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। अनुच्छेद 20 व 21 के अधीन अधिकारों को आपातकाल के दौरान स्थगित निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो अनुच्छेद 20 है ना और अनुच्छेद 21 है, तो इन दोनों को ना किसी भी दौरान ना उसे निलंबित नहीं किया जा सकता, नहीं हटाया जा सकता, ये बोला गया है इसमें। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। और अनुच्छेद 20 में ना दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, तो इन दोनों को किसी भी स्थिति में, चाहे वो आपातकालीन ही क्यों ना हो, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता, ये आप लोगों को याद रखना है। ऐसे प्रश्न खास तौर से पूछा जाता है, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता, इस प्रकार के प्रश्न जो है ना वो आ सकता है। तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, नहीं हटाया जा सकता। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद ना अनुच्छेद 21 में का करके दिया है, उसको पढ़िए। शिक्षा का मौलिक अधिकार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। शिक्षा का मौलिक अधिकार किस में है, तो अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की जो बच्चे हैं ना तो उसको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट को पढ़िए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 को सम्मिलित किया गया है। तो हम लोग पढ़ते हैं ना जी कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, तो वो अनुच्छेद 21 का में है। कई बार आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो अधिकार जो है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तो इसके अंतर्गत ये आता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है इसके अनुसार। चलिए उसके बाद ना अनुच्छेद 22 को पढ़ते हुए चलते हैं, तो इसको भी ध्यान से पढ़िए। गिरफ्तारी के संरक्षण व निवारक विरोध। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संरक्षण व निवारक विरोध। गिरफ्तारी किया जाएगा तो गिरफ्तारी का जो कारण है ना वो शीघ्र बताना पड़ता है। मतलब अगर मान के चलो ना कि यार किसी को सीधा पकड़ के पुलिस ले जाता है, ले जाने से पहले उसका कारण को बताना पड़ेगा कि आप क्यों ले जा रहे हो, ले जाने की वजह। तो ये जो अधिकार है वो किस में दिया गया है, अनुच्छेद 22 में दिया गया है। फर्स्ट को पढ़िए। व्यक्ति के गिरफ्तारी का कारण शीघ्र बताना होगा। तो देखो, गिरफ्तार होने से पहले उसको बताना पड़ेगा उसका गिरफ्तारी के कारण को, ये आप लोगों का अधिकार प्राप्त है संविधान द्वारा। दूसरा को पढ़िए। अपने रुचि वकील से परामर्श, मतलब अपने जो रुचि के जो वकील होगा ना तो उससे आप क्या कर सकते हो, परामर्श कर सकते हो और बचाव का बिल्कुल आप लोगों को अधिकार होगा। आप लोगों ने अधिकतर मूवी देखा होगा ना कि ठीक है मुझे अपने वकील से बात करा दीजिए, मुझे अपने वकील से बात करने दीजिए, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये संविधान में हम लोगों को अधिकार प्राप्त है, इसके वजह से वो बोलते हैं। तीसरा को पढ़िए। 24 घंटे के अंदर निकट न्यायालय में प्रस्तुति कराना होगा। मतलब जब से ना कोई किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ के ले जाएगा ना तो उसके 24 घंटे के अंदर कोई भी न्यायालय होगा, चाहे वो तहसीली क्यों ना हो, तो वहाँ पेश करना होगा न्यायाधीश के सामने उसको। ठीक है, देखो न्यायालय की यात्रा व समय को छोड़कर, मतलब उसके न्यायालय जाने के लिए जो यात्रा होगा ना उसको और उसके समय को छोड़ करके है। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा, न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो इन तीनों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, अगर पुलिस गिरफ्तार करता है, अपने ना जो रुचि के जो भी वकील है उससे आप परामर्श ले सकते हो। 24 घंटे के अंदर ना कोई भी पुलिस अगर उसको पकड़ा है तो उसको क्या करेगा, न्यायालय में पेश करना जरूरी होगा। तो इन तीनों को आप लोगों को याद रखना है। तीनों जो अधिकार है वो अनुच्छेद 22 में दिया गया है। चलिए उसके बाद हम लोगों का जो तीसरा अधिकार है ना वो कौन सा होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहला कौन सा था, समानता का अधिकार था जो 14 से लेकर के 18 तक था। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार था, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 19 से लेकर के 22 तक की था। अब ना हम लोगों को तीसरा क्या पढ़ रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ रहे हैं। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होगा ना वो 23 और 24 में होगा। ठीक है, तो अलग अलग डिवाइड करके आप लोगों को पढ़ना है। तो अनुच्छेद 23 में क्या है, इसको पढ़िए। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम निषेध, मतलब मानव का जो तस्करी होता है ना जी, व्यापार होता है, तो उसके
उसके लिए क्या करना है, निषेध किया गया है। उसके अलावा श्रम पर निषेध किया गया है, जो काम है उस पर, ठीक है। मानव दुर्व्यापार और बेगार तथा अन्य जबरदस्ती वाले श्रम को प्रतिबंधित करता है। मतलब अनुच्छेद 23 में साफ साफ ये बोला गया है, तो किसी भी प्रकार से मानव की जो तस्करी है वो नहीं किया जा सकता, और उसको ना बिना उसके मर्जी के किसी भी प्रकार से जबरदस्ती श्रम में या काम में जोर जबरदस्ती करके नहीं लगाया जा सकता। ये साफ साफ संविधान में उल्लेखित है, संविधान के अनुच्छेद 23 में। उसके अलावा अनुच्छेद 24 को पढ़िए, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। मतलब ना जो भी बालक है ना कारखाने में, उसे जबरदस्ती काम पे नहीं लगाया जा सकता। मतलब ना मान के चलो कारखाना है ना, तो 14 वर्ष से जितने भी छोटे बालक है ना उसको काम पे नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। ये किस में दिया गया, तो अनुच्छेद 24 में दिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद चौथा जो हम लोगों का मौलिक अधिकार प्राप्त है उसको पढ़ते हैं। चौथा जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, समानता का अधिकार। दूसरा पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब चौथा पढ़े, क्या पढ़ा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इन चारों को पहले आप लोगों को याद रखना है, एक एक करके बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग बार बार सुनो तो याद हो जाए। चलिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 25 को पढ़ते हैं। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो धार्मिक स्वतंत्रता जो है ना वो अनुच्छेद 25 में प्राप्त है। मतलब ना अंतःकरण अपने मन से ना जो भी धर्म है उसे मान सकता है, या जो भी आचरण है ना या प्रचार है वो कर सकते हैं अपने धर्म का। तो ये अनुच्छेद 25 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 26 में क्या है, इसको पढ़ लो, धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो धार्मिक कार्य जितने भी प्रकार से हो सकते हैं उसके प्रबंध की क्या दिया गया है, स्वतंत्रता दिया गया है। नोट करके दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 में निम्न आधारों पर युक्तिबद्ध निर्बंधन लगाया जा सकता है। पहला सार्वजनिक लोक व्यवस्था, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा सदाचार नैतिकता। तो ये तीनों आधार पर क्या किया जा सकता है, निर्बंधन लगाया जा सकता है। मतलब प्रतिबंध जो है ना वो लगाया जा सकता है। चलिए उसके बाद अनुच्छेद 27 को पढ़िए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के दायरे से स्वतंत्रता। तो धर्म की अभिवृद्धि मतलब धर्म को बढ़ावा देने के लिए ना उसको क्या गया है, टैक्स फ्री किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा अनुच्छेद 28 में क्या है, इसको पढ़िए, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। मतलब किसी भी प्रकार से अगर कहीं धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है ना तो उसमें उपस्थित होगा जा सकता है, उसमें किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ये अनुच्छेद 28 में बोला गया है। चलिए इसी प्रकार से अब ना पांचवा जो मौलिक अधिकार है उसको पढ़ते हुए चलते हैं। तो पांचवा कौन सा होगा, पांचवा जो होगा वो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। क्या, शिक्षा व संस्कृति का जो अधिकार है वो हम लोगों को पांचवा क्या मिला गया है, मौलिक अधिकार मिला गया है। सबसे पहले कौन सा अधिकार मिला था आप लोगों को, सबसे पहला समानता का अधिकार मिला था, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार मिला था, और तीसरा जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला था, चौथा शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला था, और पांचवा जो है वो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार पांचवा में मिला है। तो ये जो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार पांचवा है ना वो 29 और 30 अनुच्छेद में दिया गया है। 29 अनुच्छेद में क्या है, इसको पढ़िए, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया गया है ना। आप लोगों ने देखा होगा ना जी, जैसे मुस्लिम हो गया, उसके अलावा सिख हो गया, ईसाई हो गया, ये अलग अलग धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं ना उनको आप लोगों ने देखा होगा कि वे अलग से उसका शिक्षण संस्था होता है, मतलब स्कूल देखे होंगे अपने, और वो जो अपना जो संस्कृति है वो अलग रखते हैं उन लोग। तो अनुच्छेद 29 में क्या है, उसको हितों की संरक्षण के लिए उसको अधिकार दिया गया है। उसके अलावा अनुच्छेद 30 में क्या है, ये पढ़ लो, अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा शिक्षा संस्थान की स्थापना व प्रशासन का अधिकार। नोट करके दिया है, संविधान अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं करता। तो कौन सा अल्पसंख्यक और कौन नहीं है ये संविधान क्या करता है, परिभाषित नहीं करता है, ठीक है। और ये आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जाता है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग जो होंगे ना उनको अलग से स्कूल खोलने का अधिकार प्राप्त है। जैसे मुस्लिम में आप लोगों ने देखा होगा ना कि उन लोग मदरसा खोल के रखे हुए हैं, उसी प्रकार से जो सिख वगैरह होते हैं तो उन लोग अपना जो गुरुद्वारा जो होता है ना उसमें अलग अलग शिक्षा का केंद्र भी खोले हुए होते हैं। उसके अलावा देखो ईसाई वर्ग के अपना जो अलग से जो स्कूल है वो खोल के रखते हैं। तो वे अनुच्छेद 30 जो है वो उनको अधिकार दिया होता है, इसके वजह से ये कर पाती हैं उन लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद छठवां को पढ़िए आप लोग, संवैधानिक उपचार का अधिकार।
मतलब संविधान में ना हम लोगों को क्या दिया गया, उपचार करने का क्या दिया है, अधिकार दिया है। तो इसमें फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी तथा इसी अनुच्छेद को भारतीय संविधान की प्राचीर दीवार की संज्ञा दी। तो एक चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है भीमराव अंबेडकर ने, तो वो अनुच्छेद 32 को कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा गया है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और मिनी संविधान किसे कहा जाता है, तो वो भारत जो संविधान की प्रस्तावना है ना, उसे क्या बोला जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन प्रदान करता है, अनुच्छेद 32 जो है वो प्रदान करता है। तो इतना सारा जो 6 प्रकार के जो अलग अलग जो हम लोग को अधिकार प्राप्त है ना, उसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए एक लाइन से ना जो 6 हम लोगों को अधिकार मिला है उसके बारे में एक लाइन से पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो होगा वो समानता का अधिकार, जो 14 से लेकर के 18 अनुच्छेद तक के दिया गया है। दूसरा जो होगा वो स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक के दिया गया है। तीसरा जो होगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से और 24 तक के दिया है, ठीक है। चौथा जो होगा वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक के दिया गया है। पांचवा जो होगा वो शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार, मतलब शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, वो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। उसके अलावा छठवां और अंतिम जो अधिकार दिया गया है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में। तो ये जो 6 मौलिक अधिकार है और कौन से मौलिक अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद तक के दिया गया है, इसको आप लोगों को एक लाइन से याद रखना है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को इसमें पढ़ना था। चलिए उसके बाद ना अंतिम रूप से रीट क्या होता है उसको जानते हैं, रीट और उसके विषय क्षेत्र को जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि रीट क्या होता है। रीट जो होता है वो न्यायालय द्वारा जारी एक औपचारिक और लिखित आदेश होता है जो नागरिकों को ना मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, और सरकार के जितने भी अधिकारी होते हैं वह उसके निचले अदालत होते हैं। तो उस पर ना अगर वो किसी भी प्रकार से अगर आदेश दिया है ना, तो उस आदेश को चुनौती देने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो इस जो अधिकारी होता है ना, और उसके अलावा जो निचले अदालत है उस पर रोकने का क्या देता है, निर्देश देता है, तो उसे रीट कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। एक शब्द में अगर आप लोगों को याद रखना हो ना, तो न्यायालय द्वारा जारी औपचारिक एवं लिखित आदेश होता है, ठीक है, जो नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, इसे रीट कहते हैं। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। रीट की संकल्पना ब्रिटिश संविधान से ली गई है, जिसका अर्थ न्याय का झरना होता है। प्रमुख रीट निम्नलिखित है। तो आप लोगों को दो चीज इसमें याद रखना है। सबसे पहला रीट जो होता है ना वो क्या है, तो न्याय का झरना होता है, इसका अर्थ जो है वो, और कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया। इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। सबसे फर्स्ट में रीट, दूसरा आदेश, तीसरा किसके विरुद्ध, चौथा क्यों, और पांचवा विशेष प्रकृति करके दिया है। और रीट जो होता है वो टोटल 5 प्रकार से होता है। सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। आदेश किसका होता है, तो शरीर प्रस्तुत करना, मतलब आप लोगों ने सुना होगा ना कि जो न्यायालय होता है ना, अगर किसी के विरुद्ध अगर की नोटिस जारी हुआ है उसको बुलाया जाता है, तो उसको साथ शरीर क्या है, कोर्ट में पहुंचना होता है। तो देखो आदेश किसका होता है, तो वो कोर्ट का होता है, और साथ शरीर क्या होना, प्रस्तुत होना। किसके विरुद्ध, राज्य और आम नागरिक होने पर न्यायालय में, ठीक है। तो कहाँ प्रस्तुत होना होता है, तो न्यायालय में। क्यों, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने पर। विशेष करके दिया देखो 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना। दूसरा परमादेश, हम आदेश देते हैं। देखो उसके अलावा किसके विरुद्ध, सरकारी अधिकारी के विरुद्ध। कौन आदेश देगा, तो कोर्ट आदेश देगा। उसके अलावा नेक्स्ट को क्या दिया है, क्यों करके, तो पदीय कर्तव्य का पालन करने के लिए। देखो उसके अलावा क्या है, विशेष में कार्यालयीय रीट। तीसरा को पढ़िए, अधिकार प्रेक्षा, किस अधिकार से, सरकारी अधिकारों का विरुद्ध। उसके अलावा इसमें क्या बोला है, पद की वैधानिकता की जांच करने के लिए। किसके लिए, कार्यालयीय रीट जारी किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा 2 और अलग अलग रीट दिया है, इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, एकदम रटना नहीं है, एक बार पढ़ लेना है आप लोगों को सिर्फ, ठीक है। चौथा देखो उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण में क्या है, पूर्णता सूचित करो, और किसके लिए, तो देखो इसमें वरिष्ठ न्यायालय के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय को दिया जाता है, मतलब जो उच्च न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ जो न्यायालय है उसको देते हैं। लोक महत्व के मदद को अपने पास मंगवाने के लिए न्यायालयीय रीट जारी करता
जाता है। ठीक है। पांचवा प्रतिषेध, हम मना करते हैं, वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को बोला जाता है। कार्य क्षेत्र को सीमित करने के लिए और न्यायालयी रिट जारी किया जाता है। ठीक है। जितना भी ये रिट है ना वो उच्च न्यायालय जो है ना वो जारी करता है, ये आप लोगों को याद रखना है। टोटल जो 5 प्रकार के जो रिट है वो होते हैं, तो इन पांचों को केवल आप लोगों को याद रखना है या आप लोगों को एक झलक पढ़ लेना है। ठीक है। और खासतौर से जो 6 मौलिक अधिकार है उसे आप लोगों को एक बार जरूर पढ़ लेना है। तो चलिए आप लोगों को ना केवल इतना पढ़ना था, कोई ज़्यादा नहीं है। और जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ना केवल जल्दी से जल्दी आप लोगों का मैं रिवीजन करा दूंगा उसको, और इंपॉर्टेंट जो क्लास है उसे ही आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में ना इसी टॉपिक पर आप लोगों का जो MCQ सीरीज़ है उसे भी ला दूंगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।